क्या इस सिस्टम में जाति देखकर कार्रवाई होती है क्या? देखिए, यह इस भ्रष्ट व्यवस्था का सबसे आपको बता दे कि उदाहरण है। घिनौना पक्षपात चेहरा है जो सीधे तौर पे न्याय प्रणाली की साख पे तमाचा मारता है। जब पूर्व आईएएस संजीव हंस का मामला सामने आया तो गृह विभाग ने फुर्ती दिखाते हुए महज 4 दिन के भीतर उनके खिलाफ एक्शन का फरमान जारी कर दिया। लेकिन जब बात आनंद किशोर, संतोष कुमार और धर्मेंद्र कुमार जैसे महाशक्तिशाली अधिकारियों की आती है तो सरकार और पुलिस के हाथ पांव क्यों फूलने लगते हैं भाई? ये हम आपको बता दें कि अभी तो सम्राट चौधरी हैं, लेकिन ये सब हो रहा है पहले से ही। देखिए, नीतीश कुमार भले ही अपने ऊपर कोई व्यक्तिगत दाग नहीं लगने दिए हैं और ना ही ढोल पिटते रहे हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे पूरी की पूरी नौकरशाही ने बिहार को नोच नोच कर खा लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था दीमक की तरह फैल चुके भ्रष्टाचार का एक ऐसा विभत्स और घिनौना चेहरा सामने आया है जिसे देखकर किसी का भी खून खौल उठेगा। प्रवर्तन निदेशालय चीख चीख कर फाइलें जो है वो पुलिंदे और पुख्ता सबूत बिहार सरकार और पुलिस के मुंह पर मार रही हैं, लेकिन रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी एक के बाद एक महाभ्रष्ट अधिकारियों और ऋषि शुरू जैसे दलालों के कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल रही है, मगर बिहार पुलिस अपराधियों को सलाखों के पीछे ठूसने के बजाय उन्हें वीआईपी कवर अप और सुरक्षा कवच देने में नग्न नाच कर रही है। क्या है पूरी खबर, अपने सहयोगी मुस्कान से विशेष बातचीत करेंगे। मुस्कान, ऋषु श्री गिरफ्तारी एक निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई है या उसे ईडी के फंदे से बचाने के लिए बिहार पुलिस का रचा हुआ एक सोचा समझा स्टिकेट ड्रामा है? देखिए, आपको बता दें, यह गिरफ्तारी नहीं है बल्कि कानून की आंख में धूल झोंकने का एक बेहद घटिया और शर्मनाक नाटक है। सच तो यह है कि अगर सूबे में सम्राट चौधरी की सरकार ने हंटर नहीं चलाया होता तो ऋषु श्री नाम का यह महाठग आज भी खुलेआम घूम रहा होता। सोचिए कि साल 2024 में इसके काले कारनामे एक एक करके जनता के सामने आ रहे थे, लेकिन बिहार पुलिस के हाथ पर ही नहीं आ रहा था, ये हाथ ही नहीं चढ़ रहा था। हैरत और गुस्से की बात तो देखिए कि जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो एसयूबी ने कथित जो जांच एजेंसी है अपने दफ्तर जाकर पूछताछ करने की जहमत तक नहीं उठाई, सीधे कोर्ट में पेश कर दिए, जेल भेज दिया गया। अमूमन किसी भी बड़े अपराधी को या आर्थिक घोटालेबाज को पुलिस पहले क्या करती है? रिमांड में लेती है, उससे पूछताछ करती है, उससे सच उगलवाती है। लेकिन ऋषु श्री को आज तक रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? जवाब साफ है, उसे रिमांड पर इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि अगर वो मुंह खोलता तो पटना की वीआईपी कॉलोनी में रहने वाले कई बड़े साहबों के आलीशान बंगले ढह जाते। ये पूरी कवायद सिर्फ इसलिए की गई है ताकि स्थानीय पुलिस की कस्टडी का बहाना बनाकर उसे ईडी की कराई और कह दे कि केंद्रीय लॉकअप के फंडे में महफूज रखा जा सके। ये सीधे सीधे जांच को पटरी से उतारने की सुनियोजित साजिश है। तो क्या हाई कोर्ट में ईडी ने किन किन आईएएस अधिकारियों के नामों का भांडाफोड़ किया है और बुडको जैसे विभागों में इनके जरिए क्या महाखेल खेला गया है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ईडी ने माननीय हाई कोर्ट के सामने जो खुलासे किए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आपको बता दें, केंद्र एजेंसी ने साफ शब्दों में देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा के दो बड़े चेहरे आईएएस आनंद किशोर, आईएएस संतोष कुमार मल के नाम पर उजागर किए हैं। ईडी ने अदालत को बताया है कि ऋषु श्री कोई मामूली मोहरा नहीं है, बल्कि इन रसूखदार आईएएस अधिकारियों का कहीं ना कहीं उसको संरक्षण कहीं मिला हुआ था। और बुडको बता दें, बुडको, नगर विकास, वृत्त जैसे सबसे मलाईदार और मोटे टेंडर वाले विभागों के प्रधान रहते हुए इन अधिकारियों ने ऋषु श्री को अपना कलेक्टर बना रखा था। इन विभागों के जरिए तो विकास कार्य जनता के लिए होने चाहिए थे, लेकिन उन्हें टेंडर मैनेजमेंट और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जरिए सीधे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के टेंडर अपने ही बीच बांटे गए, फाइलों को मैनेज किया गया, विकास के नाम पे सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए। ऋषु श्री इन साहबों के काले धन को सफेद करने और ठेकेदार से उगाही करने का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ था। को भी आईएएस ही समझता था, वैसे ही काम करता था। आईएएस जैसे थे। लेकिन संजीव हंस के खिलाफ महज 4 दिनों में कार्रवाई हो जाती है, तो फिर आनंद किशोर, संतोष मल और धर्मेंद्र कुमार जैसे अधिकारियों पर पुलिस और गृह विभाग मेहरबान क्यों है? क्या इस सिस्टम में जाति देखकर कार्रवाई होती है क्या? देखिए, यह इस भ्रष्ट व्यवस्था का सबसे आपको बता दे कि उदाहरण है। घिनौना पक्षपात चेहरा है जो सीधे तौर पे न्याय प्रणाली की साख पे तमाचा मारता है। जब पूर्व आईएएस संजीव हंस का मामला सामने आया तो गृह विभाग ने फुर्ती दिखाते हुए महज 4 दिन के भीतर उनके खिलाफ एक्शन का फरमान जारी कर दिया। लेकिन जब बात आनंद किशोर, संतोष कुमार और धर्मेंद्र कुमार जैसे महाशक्तिशाली अधिकारियों की आती है तो सरकार और पुलिस के हाथ पांव क्यों फूलने लगते हैं भाई? ये सवाल उठना लाजमी और जायज है। क्या संजीव हंस के खिलाफ इतनी जल्दी आक्रामक कार्रवाई इसलिए
इसलिए हुई क्योंकि वे दलित समाज से आने वाले अधिकारी थे? क्या बाकी अधिकारी सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उनका सरूख और उनकी पैरवी और उनकी जाति का सुरक्षा कवच बहुत मजबूत है? देखिए, एसीबी को पिछले साल 25 नवंबर को ईडी ने इन सभी अधिकारियों के खिलाफ कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत सौंपे गए थे, लेकिन महीने तक बीत जाने के बाद भी इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये दोहरा मापदंड चीख चीख कर कह रहा है कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी में अंधा कानून है, बल्कि चेहरा जाति देखकर काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीजें अब सवाल भी उठा रही हैं। नीतीश कुमार के बेदाग सुशासन के दावों के बीच अधिकारी इतने बेलगाम और आकंठ भ्रष्टाचार में कैसे डूब गए, इसके पीछे की असली क्रोनोलॉजी है क्या? देखिए, हम आपको बता दें कि अभी तो सम्राट चौधरी हैं, लेकिन ये सब हो रहा है पहले से ही। देखिए, नीतीश कुमार भले ही अपने ऊपर कोई व्यक्तिगत दाग नहीं लगने दिए हैं और ना ही ढोल पिटते रहे हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे पूरी की पूरी नौकरशाही ने बिहार को नोच नोच कर खा लिया है। इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, बेहद जरूरी है। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार की सेहत कहीं ना कहीं नासाज चल रही थी। वे शारीरिक और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उतना सक्रिय नहीं दिख रहे थे जितना पहले हुआ करते थे। इसी बात का फायदा इन भ्रष्ट अधिकारियों ने उठाया। जैसे ही मुख्यमंत्री की कहते हैं ना पकड़ ढीली हुई, इन अधिकारियों ने सचिवालय को अपनी जागीर बना लिया, टेंडर मैनेज करने का धंधा खोल लिया। जो टेंडर कायदे से पारदर्शी तरीके से होने चाहिए थे, उन्हें बंद कमरे में तय मोटी रिश्वत के आधार पर चुनिंदा ठेकेदार को इस झोली में डाला गया। बिना जमीन की हकीकत जाने करोड़ रुपए की फर्जी डीपीआर घोटाले किए गए। सुशासन का चोला ओढ़े उन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की बीमारी को सूबे की जनता को लूटने का एक सुनहरा अवसर बना लिया, जो इनकी घोर संवेदनशीलता को दर्शाता है। अब जब जांच हो रही है, जब सवाल जब सामने आ रहे हैं, खुल रहे हैं, तब इनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगर ईडी के अनुसार 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारी रिश्वतखोरी के सिंडिकेट में शामिल हैं, तो सरकार जो है वो सभी के खिलाफ एक साथ कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है? सरकार के हाथ इसलिए कांप रहे हैं रवि जी, क्योंकि चोरों का ये सिंडिकेट इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि अगर एक धागा भी खींचा गया तो पूरी प्रशासनिक चादर तार तार हो जाएगी। और ईडी की रिपोर्ट साफ कहती है कि एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारी रिश्वतखोरी के सीधे मददगार और महालूट के हिस्सेदार रहे हैं। यदि सरकार इन सभी के खिलाफ एक साथ कड़ा एक्शन शुरू कर दे तो राज्य का पूरा प्रशासनिक ढांचा ही ठप हो जाएगा। ये भ्रष्ट अधिकारी इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं कि इनके पास सरकार को ब्लैकमेल करने, जांच को मोड़ने की पूरी ताकत है। हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कुर्सी संभालते हुए ये हुंकार भरी है कि कोई भी भ्रष्ट नौकरशाही बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, देर सवेर सबको जेल सलाखों के पीछे सड़ नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि उन सरूकदार और की जो चक्रव्यूह में भरने वाले सरकार की पूरी जो मशीनरी है वो हाफ रही है। तो क्या बिहार में टेंडर मैनेजमेंट का खेल कितना बड़ा है? और एक अदने से इंजीनियर के घर से 12 करोड़ कैश मिलता है, कार्रवाई शून्य होती है, तो यह सिस्टम किस बेशर्मी को दिखाता है? ये आम जनता की गरीबी लाचारी का सबसे क्रूर मजाक है। भवन निर्माण विभाग के मामूली इंजीनियर के घर पे जब छापेमारी होती है, 12 करोड़ रुपए कैश बरामद होता है। अब सोचिए, 12 करोड़ इतना इंजीनियर के लिए कमाना आसान है? 12 करोड़ रवि जी, 12 करोड़ एकदम में रिटायरमेंट ले ले। 12, अभी आपको 10 करोड़, हमको 10 करोड़ आप दीजिए, हम रिटायरमेंट ले ले। आपको मिला, आप रिटायरमेंट ले लेके भाई हम परिवार मेरा सुखी रहेगा, आप बिजनेस खोलिएगा। आप काहे किसी क्या नौकरी करिएगा, बिजनेस है ना खोलिएगा। अब सोचिए, जरा सोचिए, जिस राज्य के गरीब मजदूर को वक्त की रोटी के लिए दूसरे राज्य में लाठियां खाते हैं, वो एक सरकारी मुलाजिम के गद्दे से 12 करोड़ रुपए नकद निकलते हैं। इससे मतलब बड़ी बेशर्मी की कोई मतलब उदाहरण नहीं है। वो इंजीनियर आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। ये घटना साफ बताती है कि बिहार में टेंडर मैनेज करने का खेल अरबों खरबों रुपए का है। आधे दर्जन से ज्यादा इस मलाईदार विभाग में, जहां बिना 40 से 50% कमीशन, टेंडर फिक्सिंग के पत्ते तक नहीं हिलते। ऐसे में ठेकेदार जिन्हें कुछ साल पहले शून्य से शुरुआत की थी, आज वो इन भ्रष्ट आईएएस अधिकारी की कृपा और टेंडर मैनेजमेंट के दम पे हजारों करोड़ के मालिक बन चुके हैं। ये पूरी तरह ऑफिसर, ठेकेदार, दलाल का एक खूनी सिंडिकेट है, बिहार के भविष्य को निगल रहा है। इतना मोटा कमीशन है कि नियत तो खराब होनी ही है। बहरहाल अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बिहार की जनता इस प्रशासनिक नग्नता और भ्रष्टाचार के खुले खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगी। 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड कर देना सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, जबकि इस कैंसर का इलाज पूरे सिस्टम को साफ करके ही हो सकता है। अगर सम्राट चौधरी की सरकार वाकई अपने दावों में सच्ची है तो उसे आनंद किशोर, संतोष मल्ल और धर्मेंद्र कुमार समेत उन सभी 1 दर्जन भ्रष्ट मगरमच्छों को तुरंत सस्पेंड कर सलाखों के पीछे डालना होगा, जिन्होंने ईडी के सबूतों को रद्दी का टुकड़ा समझ रखा है। जब तक इन सफेद फोसों डकैतों को संपत्तियों को कुर्क नहीं किया जाएगा और उन्हें जेल की हवा नहीं खिलाई जाएगी, तब तक बिहार में सुशासन शब्द सिर्फ एक गाली बनकर रह जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस डिबेट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।